हेलो स्टूडेंट, हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि संख्या 28 के कुल भाजकों का योग क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया संख्या 28 के कुल भाजकों का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कई स्टूडेंट ने कमेंट किया है, संख्या 28 के कुल भाजकों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहने का मतलब 28 के अगर कुल भाजकों का हम योग करें तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे। 28 को 7 चौक 28 28 इक्वल टू 7 चौक 28 और इसको 7 गुणित 2 पर घात 2 लिख देंगे और यहाँ पर घात 1 है। 7 गुणित 2 पर घात 2 लिखेंगे। तो अब कुल भाजकों का अगर योग करना है, कुल भाजकों का योग करना है, किसी भी संख्या के कुल भाजकों का योग कैसे करते हैं। यहाँ पर 7 पर घात 1 है तो इसको 1 ज़्यादा लिख देते हैं, ये तो हो जाएगा 8 और इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो 8 गुणित 2 पर घात 3 का मान 8, 8 में से 1 गया तो कितना 7, तो 7 8 56। संख्या 28 के कुल भाजकों का योगफल 56 हो रहा है। क्लियर है, संख्या 28 के कुल भाजकों का योगफल 56 हो रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी संख्या के समस्त भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर हो, किसी संख्या के कुल भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर दिया हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या 28 के सभी भाजकों का योगफल 28 के दुगने के बराबर है। यहाँ पर आपको आ रही बात समझ में, 28 के भाजकों के योगफल 28 के दुगने के बराबर है। इसी प्रकार से अगर हम संख्या 6 के भाजकों का योग करें, संख्या 6 के भाजकों का योग इसको हम अगर डिटेल में ही करना चाहें, संख्या 6 के भाजकों का योगफल अगर हम डिटेल में ही करना चाहें तो 6 हमने ये लिखा। अब 6 के भाजक एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। 6 के भाजक हैं 1 2 3 और एक 6 होता है, मतलब 6 के भाजक 4 होते हैं। अगर इनको हम जोड़ रहे हैं तो 6 के भाजकों का योग, 6 के समस्त भाजकों का योगफल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 6 के समस्त भाजकों का योगफल 12 हो रहा है। 1 2 3 और 6 समस्त भाजकों का योगफल 12 हो रहा है, 6 के दुगने के बराबर हो रहा है। 6 के समस्त भाजकों के योगफल 6 के दुगने के बराबर है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा था बेटा आप लोगों से, संख्या 496 के समस्त भाजकों का योग क्या होगा। संख्या 496 के समस्त भाजकों का योगफल क्या होगा। तो संख्या हम अगर 496 ले लें, संख्या 496 496, संख्या 496 के समस्त भाजकों का योगफल, क्वेश्चन है संख्या 496 के समस्त भाजकों का योग, समस्त भाजकों का योग क्या होगा। संख्या 496 के समस्त भाजकों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगर कि नंबर 496 के
ऑल डिवाइसर समस्त भाजकों का योगफल क्या होगा। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 496 को आप अगर ब्रेक करें तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, यही होगा। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर एक ब्रेक करेंगे तो 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, फिर ब्रेक करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, ये 31 लिख दिया हमने। तो 496 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 2 टू दी पावर 4 इंटू 31 टू दी पावर 1, ऐसे हमने इसको ब्रेक कर दिया। 496 को हमने ब्रेक किया, 2 की घात 4 गुणित 31 की घात 1। अब इसके समस्त भाजकों का योग करना, योग समस्त भाजकों का योग ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, समस्त भाजकों का योगफल, वही मेथड है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इस संख्या पर घात लिखेंगे हम 5, 2 पर घात 5 ऋण 1/2 ऋण 1, यहाँ 4 घात है ना, इसको 5 कर देंगे और इसको लिख देंगे एक बार ज़्यादा, एक घात होता है उसको डायरेक्ट एक बार ज़्यादा 32 लिख देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कि 2 पर घात 5, 2 पर घात 5 को जब सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा, 32 आएगा। अब 32 में से जैसे ही हम एक घटाएंगे 31 आएगा, 31 आएगा। 31 गुणित 32 तो आप कहेंगे 992। तो ये मैंने जो तीनों चारों जो संख्या ली हैं, एक मैंने ली थी 6, एक मैंने क्या ली थी 6 और एक लिया 28, एक मैंने लिया 496। तो अगर हम इन तीनों संख्याओं को देख रहे हैं, इन तीनों संख्या में एक विशेषता देख रहे होंगे कि संख्या 6 के समस्त भाजकों का योगफल आया था 12। संख्या 6 के समस्त भाजकों का योगफल 12 आया था और 28 के समस्त भाजकों का योगफल आया था 56 और 496 के समस्त भाजकों का योगफल आया 992। एक विशेषता हम देख रहे हैं इन सभी संख्याओं में 6, 28, 496 में क्या विशेषता देख रहे हैं बेटा कि इन संख्याओं के समस्त भाजकों का योगफल ऑल डिवाइसर का सम इन नंबर्स के डबल के बराबर आ रहा है ना। देखिए हर संख्या में ऐसा नहीं हो रहा, किसी अन्य संख्या को आप चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल हम 8 को ही चेक करें कि 8 के समस्त भाजकों का योगफल, 20 के समस्त भाजकों का योगफल, आप किसी भी नंबर को चेक कर लो इनके अलावा। मतलब 3 अंकों की 1 अंक की संख्या 6 है, 2 अंक की संख्या 28 है और 3 अंक की संख्या 496 है। अभी 4 अंक की संख्या की मैंने बात नहीं की। 1 अंक की कोई भी संख्या आप ले लो, उसके समस्त भाजकों का योगफल उसके दुगने के बराबर नहीं आएगा 6 के अलावा, और 28 के अलावा कोई भी 2 अंकीय संख्या के समस्त भाजकों का योगफल दुगने के बराबर नहीं आएगा, और 3 अंकीय एकमात्र संख्या 496 है। तो कहने का अर्थ ये तीनों संख्याओं को हम परिशुद्ध संख्या कहते हैं। तो अब हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए थे कि आप अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आपको परिशुद्ध संख्या की परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिशुद्ध संख्या या परफेक्ट नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परिशुद्ध संख्या या परफेक्ट नंबर। परिशुद्ध संख्या या परफेक्ट नंबर क्या पढ़ेंगे बेटाओ? परिशुद्ध संख्या या परफेक्ट नंबर। परिशुद्ध संख्या या परफेक्ट नंबर। तो यहाँ हम परिभाषा लिख रहे हैं किसकी? परिशुद्ध संख्या की। परिशुद्ध संख्या, परिशुद्ध संख्या, परफेक्ट नंबर। परिशुद्ध संख्या, परफेक्ट नंबर। परिशुद्ध संख्या, कोई संख्या परिशुद्ध संख्या कब कहलाती है? परफेक्ट नंबर कब कहलाती है? कोई संख्या परिशुद्ध संख्या कब होती है? इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? किसी
संख्या के समस्त, किसी संख्या के समस्त भाजकों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर है। किसी संख्या के समस्त भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर है तो वह संख्या परिशुद्ध संख्या कहलाती है। संख्या परिशुद्ध संख्या कहलाती है। किसी संख्या के समस्त भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर है तो वह संख्या परिशुद्ध संख्या कहलाती है। ठीक बेटाओ, परफेक्ट नंबर कहलाएगी किसी संख्या के समस्त भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर है तो वह संख्या परफेक्ट नंबर कहलाएगी। कहने का अर्थ हमने आपको बताया था अभी 6, 28 और 496, 628 और 496, 628 और 496, एक संख्या है 6, अगला संख्या 28, अगली संख्या है 496। तो ये तीनों संख्या परिशुद्ध संख्या है। अगर क्वेश्चन बनता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी परिशुद्ध संख्या कौन सी है तो 28, सबसे बड़ी कौन सी है तो भी 28, क्योंकि 2 अंकों की इसके अलावा कोई परिशुद्ध संख्या है ही नहीं। और 1 अंक की सबसे छोटी परिशुद्ध संख्या क्या है 6, 3 अंक की सबसे छोटी या सबसे बड़ी यही एक ही संख्या, एकमात्र संख्या 496। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रथम 2, लिख लीजिए आप क्वेश्चन को, लिखिए सभी लोग, प्रथम 2 परिशुद्ध संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके लिए क्वेश्चन है प्रथम 2 परिशुद्ध संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप जरा ज्ञात करें प्रथम 2 परिशुद्ध संख्याओं का एवरेज। तो आप एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन आपने क्या लिखा, प्रथम 2 परिशुद्ध संख्याओं का औसत। तो आप कहेंगे 6 धन 28 बटे 2। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 34 आएगा। और आधा कर देंगे, ऐड करने पर 34 आ रहा है, आधा करेंगे तो 17 आ जाएगा। प्रथम 2 परिशुद्ध संख्याओं का योगफल 34 आ रहा है, आधा करेंगे तो योग औसत कितना आ रहा है 27। प्रथम 2 परिशुद्ध संख्याओं का योगफल 34, आधा करेंगे तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो औसत क्लियर है बेटाओ। तो परिशुद्ध संख्या समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 3 अंकों की परिशुद्ध संख्या कौन सी है तो 496, 2 अंकों की कौन सी है तो 28, 1 अंक की कौन सी है तो 6। तो ये आपको परफेक्ट नंबर पर भी सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के अंतर्गत मैंने आपको एक एक बात क्लियर करा दी। अब कुछ अन्य बातें करते हैं। अब हम 2 अंकीय संख्या की और चर्चा करें। 2 अंकीय संख्या की कुछ बातें करते हैं कि क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकता है। एक क्वेश्चन तो आपके लिए आया था कि एक 2 अंकीय संख्या है और उसको उलटने पर बड़ी नवीन संख्या। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। एक 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या, एक 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या का योगफल। आप क्वेश्चन लिखिए साथ साथ में कि एक 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या का योगफल सदैव किस संख्या से विभक्त होता है। एक 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या का योगफल सदैव किससे विभक्त होता है। तो ध्यान करिए, 2 अंकीय संख्या हम छोटे क्लास में कैसे लिखते थे। संख्या की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, संख्या बराबर
संख्या बराबर 10 गुणित 2.5 अंक प्लस इकाई अंक। ये परिभाषा पढ़ी है ना बेटा हमने। संख्या बराबर 10 गुणित 2.5 अंक प्लस इकाई अंक। संख्या बराबर 10 गुणित 2.5 अंक प्लस इकाई अंक। बड़े ध्यान से समझिए, ये परिभाषा पढ़ी। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या का इकाई अंक है x, मैंने कहा इकाई अंक कितना है x, इकाई अंक बराबर x और 2.5 अंक बराबर y है। इकाई अंक x है और 2.5 अंक y है। तो संख्या कैसे निकालेंगे? नंबर निकालेंगे। नंबर संख्या बराबर 10y धन x, 10 गुणित 2.5 अंक प्लस इकाई अंक। अब उलटने पर नई संख्या निकालनी है, न्यू नंबर निकालनी है। उलटने पर न्यू नंबर अगर हम फाइंड आउट करेंगे, नई संख्या हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, उलटने पर नई संख्या हम ज्ञात करें तो आप क्या कहेंगे कि 10x, ये हो जाएगा 10x। इतना याद नहीं करना हमको धन बाय। अब आप कहेंगे सर दोनों संख्याओं को हम ऐड करें, पुरानी संख्या और नई संख्या को ऐड करें। कैसे? पुरानी संख्या 10y धन x, ये है 10y धन x, और नई संख्या है 10x धन y। दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, सम करूँ, तो ये आ रहा है 11x धन 11y। और अगर मैं 11 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो x प्लस वाई, 11x प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी 2 अंकीय संख्या है और उसको उलटने पर कोई नई संख्या बनती है, तो उसका योगफल, दोनों का योगफल सदैव 11 से डिविजिबल होता है। तो इतना डिटेल पेपर में आपको नहीं करना। क्या नहीं करना? इतना डिटेल नहीं करना। इस पर एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में। एक 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या का योगफल हमेशा 11 से विभक्त होता है। ये बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ऐसा कहता कि ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लिख लीजिए। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनको उलटने पर बनी संख्या और मूल संख्या का योग सदैव पूर्ण वर्ग हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं, इस क्वेश्चन को आप लिखिए। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनको उलटने पर बनी नवीन संख्या और मूल संख्या का योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, ऐसी कितनी। और मैंने आपको सेट पेपर जो दिया है उसमें भी ये क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के सेट पेपर में, और 2-3 बार कंपटीशन में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है? ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनको उलटने पर बनी संख्या और मूल संख्या का योगफल सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आप मुझे बताओ कि मूल संख्या हमारे पास ये थी, ओरिजिनल नंबर ये थी, और डिजिट को रिवर्स करने पर बनी न्यू नंबर ये थी। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 11x प्लस वाई। अब ये पूर्ण वर्ग कब होगा? ये 11x प्लस वाई पूर्ण वर्ग कब होगा? परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब इन दोनों का योगफल भी 11 आ जाए। तो इस 11 का जब इस 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। इस 11 का जब इस 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। और 121 कब आएगा? आप समझ रहे हैं ना? 121 कब आएगा? कि जब x प्लस वाई का योगफल भी 11 आ जाए, x प्लस वाई का योगफल भी 11 आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कब होगी?
जब इन दोनों का योगफल भी 11 हो तो हम ऐसी संख्या ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों डिजिट का सम 11 हो जाए, मतलब x और y का मान 11 हो जाए। 2 डिजिट अगर ऐसे सोचें हम, यहाँ तो 11 हो रहा है ना बेटा, 11 गुणित 11 121 होगा ना। तो हमारे प्रश्न का आंसर हम ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों का योगफल 11 हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 के साथ, 2 और 9 ले लेंगे, 2 और 9 11, 3 और 8 11, 4 और 5 11, 4 और 5 नहीं, 4 और 7 11, 5 और 6 11। अब जस्ट इनको अपोजिट करके लिखेंगे। अगर इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो 6 और 5 11, 7 और 4 11, 8 और 3 11, 9 और 2 11। तो ऐसी कितनी संख्याएं हमारे पास हम देख रहे हैं, ऐसी कितनी संख्या बन रही हैं? 29, 38, 47, 56, 92, 83, 74 और 65। तो ऐसी संख्या हमारे पास कितनी बनी? ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या आई? ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या आई? तो आप कहेंगे सर इस प्रकार की हमारे पास 8 2 अंकीय संख्या आ गई। कितनी 2 अंकीय संख्या आ गई बेटा? 8 2 अंकीय संख्या आई, जिनको पलटने पर संख्या और नई संख्या और पुरानी संख्या का योगफल एक पूर्ण वर्ग है। जैसे 29 को हमने पलट के लिखा 92, आप जोड़ के देखेंगे तो 121 ही आएगा। 38 और 83 को आपने पलट के जोड़ा तो कहने का मतलब हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 संख्या आएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक नंबर है, ये भी नंबर है। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी? तो आप कहेंगे 8 संख्या होंगी। अब आपके पास अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं? ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या, बड़े ध्यान से लिखना, जिनका कोई ना कोई अंक, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनका कोई ना कोई अंक 4 हो, कोई ना कोई अंक 4 हो और वह संख्या 4 से विभक्त ना हो। किसी ना किसी अंक के स्थान पर 4 हो और वह संख्या 4 से विभक्त ना हो। तो पहले तो हम सभी संख्या लिखते हैं 2 अंकीय संख्या जिन पर 4 है। तो सबसे पहली संख्या हम लिखते हैं 14, ठीक है, फिर 24, फिर 34, फिर 40, 41, 44, 44 के बाद में 44, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64, 74, 84 और 94। ये हमने वो सभी संख्या लिख दी जिनके किसी ना किसी अंक पर 4 आवश्यक मौजूद है। कहीं ना कहीं 4 जरूर है। 4 को अगर गिनेंगे तो टोटल 4 की संख्या 20 होना चाहिए। देख लीजिए, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 4 हम कहाँ जोड़ गए? 40 में 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 94 14 और एक 0 4 में भी होता है, लेकिन 0 4 हमारी 2 अंकीय संख्या नहीं है। हमारे पास 2 अंकीय संख्या चाहिए ना। 0 4 हम 2 अंकीय वाली संख्या में छोड़ रहे हैं ना, इसलिए हमारे पास 19 हो रहे हैं यहाँ पर। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जिनके किसी ना किसी अंक पर 4 आवश्यक रूप से मौजूद हो और वह संख्या 4 से विभक्त ना हो? तो संख्या वैसे हम गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्या हो रही हैं, लेकिन हमको 4 से विभक्त हैं, उनको हटाना है। तो एक हमने ये हटा दी, एक हमने ये संख्या हटा दी, एक हमने ये संख्या हटा दी जो 4 से विभक्त हैं, एक हमने 48 हटा दिया,
एक हमने 64 हटा दिया, एक हमने 84 हटा दिया। ये संख्या 4 से विभक्त है, तो 2 अंकीय संख्या हमने ढूंढी। तो देखिए सबसे पहली संख्या 1 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ऐसी 2 अंकीय संख्या जिनके किसी ना किसी अंक पर 4 जरूर है, 4 जरूर है और वे संख्या 4 से विभक्त नहीं है। ऐसी संख्या कितनी हो रही है? 12, क्योंकि 19 में से ये कितनी संख्या का कम हो गई? 18 में से। संख्या तो ये 18 लिखी होंगी ना। 1 2 3 4 5 6, 18 में से संख्या 6 कम हो गई, तो टोटल संख्या हमारे पास 12 होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 है। ऐसी 2 अंकीय संख्या जिसके किसी ना किसी अंक पर 4 आवश्यक मौजूद है और जो 4 से विभक्त नहीं है, ऐसी संख्या 12 होंगी। तो इस टाइप के भी आप क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि कंपटीशन में से पूछे जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।